हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस। ये 28 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस है, 28 का, जो कि आज आपने पढ़ ही लिया होगा। हो सकता है ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर अभी 29 का भी रिकॉर्ड हो चुका है। अपलोड करने की देरी है बस, बाकी सब रेडी है। चलिए, आज हम इसमें शुरू करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करे गए हैं ग्लोबली, इंडिया के हिसाब से, साथ ही साथ डोमेस्टिक जो अनरेस्ट चल रहा है भारत में इस समय, उसको भी। ठीक है, शुरुआत में ये जितनी भी खबर आपकी मणिपुर को लेके आ रही है, इस घटना को लेकर अभी सिर्फ कमेंट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियली कुछ फाइनलाइजेशन नहीं होता है, तब तक के लिए हम प्रयास करें कि हम इसको डिस्कस करने से बचें। यहाँ पे एक टॉपिक है आपका, हाल ही में मोदी और जो जी जिनपिंग हैं, चाइना के हेड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, इनको लेके जो बात बाहर आई मीडिया में कि अगर आपको ध्यान हो कि लास्ट G20 बाली इंडोनेशिया में हुई थी। अगर आपको ये फ़ोटो से याद आ रहा हो, ये फ़ोटो बाद में ऐड करी है मैंने, ये मतलब नेट से। तो ये बातें जो हुई थी, ये उस समय जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने क्लियर नहीं करी थी अपनी प्रेस रिलीज़ में, या जो वीकली ब्रीफ होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसमें उन्होंने ये जिक्र नहीं करा था कि जो मीटिंग हुई थी इसमें बातें क्या हुई थी, जो कि अब जाके इतने लंबे समय के बाद, लगभग 8 महीनों के बाद, अब क्लियर हो रहा है कि हाँ, उसमें जो बातें की गई थी वो बेसिकली आपका इंडिया का इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी जो है बॉर्डर को लेके, जिस पे चाइना कुछ क्लेम कर रहा है और इंडिया जो मानता है, उसको लेकर डिस्कशन हुआ था ट्रांस बॉर्डर पीस के लिए। ये ज़रूरत नहीं है आपका, हम जानते हैं कि पंजाब में ड्रग्स वगैरह तो ड्रोन के माध्यम से सप्लाई करा रहा है पाकिस्तान, को नई बात नहीं है इसमें। ये अगर आप देखिए, उस समय जो ट्वीट आया था, जब G20 की मीटिंग हुई थी, डिनर वगैरह सब करता है इन लोगों ने, इंडोनेशिया ने होस्ट करा था, तो ये छोटा सा ट्वीट है उसको लेकर। ये 15 नवंबर 2022, कितना पुराना बात है। आगे आते हैं, ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंजक्टिवाइटिस को लेके आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, तो आर्टिकल तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा कुछ खास। वही समझ लीजिए कि होता क्या है, बेसिकली ये आइज़ को लेकर ये आजकल फैल रहा है, खासकर स्कूल्स बच्चों को दिखा जा रहा है। इट कैन बी कॉज्ड, कैसे हो सकता है, ये वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया। अगर आप जानना चाहें कि ये सर कैसे होगा, तो ये बेसिकली वायरस या बैक्टीरिया या एलर्जेंस, जी हाँ, वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जेंस। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर मेरे ख्याल से वाइट इस पर ठीक रहेगा। वाइट नहीं, मगर बार बार चेंज करना पड़ जाएगा। चलिए, सॉरी। ठीक है, बेसिकली पिंक आई हो जाती है जो भी इससे इन्फेक्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, वायरस से हो जाएगा। अगर आपको खासकर एलर्जी है, मौसमी एलर्जी है, तो आपको सॉरी, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जैसे एलर्जी हो। बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है इसमें। दूसरी बात, अननेसेसरी जो पॉल्यूशन हो रहा है आजकल अर्बन सिटीज़ में, इसको लेकर भी आँखों में कोई हार्मफुल एरोसॉल टाइप कोई चीज़ आ जाए, या फिर कोई एलर्जन बेसिकली एंटर कर जाए, तो भी जिससे आज तक नहीं हुआ है उसे भी हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, रेडनेस है, वाटरी आइज़ है, ग्रिटी फील है। ठीक है, तो इसमें जो आँखों में आप देखते हैं लाल लाल हो जाता है, तो काला चश्मा लगाने के लिए बोला जाता है ताकि ये फैले ना। ये इसका ट्रीटमेंट जो होता है ये थोड़ा लंबा जाता है, मगर बेसिकली अब ये गवर्नमेंट ने कह दिया है कि स्कूल वगैरह में किसी भी स्टूडेंट को अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ उसे आने से मना कर दीजिए, और उसको पेरेंट्स से भी ये एडवाइस दी जा रही है कि आप उनको घर में ही रखिए। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा धीमा करके। अब इसको फैलाने से कैसे हो सकते हैं हम, कि अगर मान लीजिए किसी को है, कोई व्यक्ति है, XYZ है, उसको है, तो उसे कुछ नहीं करना है। उसको पहली बात तो उस आँख को बार बार टच नहीं करना है, हाथ को धोते रहना है,
Avoid touching or rubbing your eyes. Avoid sharing personal items such as makeup, eye drop, टॉवेल्स, मतलब अपनी टॉवल या हैंकरचीफ ऐसे शेयर नहीं करना है. नॉट यूज़ द सेम आई प्रोडक्ट्स फॉर योर इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड आई. अब जो आई प्रोडक्ट्स आप उस इन्फेक्टेड आई में यूज़ करते हैं, प्लीज़ उसको भी आप अपनी सही वाली आँख में इस्तेमाल ना करें. कॉन्टैक्ट लेंस अगर यूज़ करते हो आप तो उसको अलग से रखिए, बिल्कुल सेपरेशन रखिए. इन्फेक्टेड आई का अलग रखो और नॉर्मल आई का अलग रखो, ताकि ये दोनों दूसरी आँख में भी ना फैल जाए. ये सब एडवाइजरी CDC की द्वारा दी गई थी. आगे आते हैं. इसमें फिर यहाँ पे आते हैं. अरावली इसको लेके आया हुआ है. माइनिंग, इलीगल माइनिंग से अरावली में आज नहीं, बहुत लंबे समय से होती आ रही है, तो वो हमारा अभी कोई इशू नहीं है कुछ खास. अब आर्टिकल ये आ ही गया है तो हमारा जानना जरूरी है कि अरावली की कहानी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है. गुरु शिखर है. ये की देखिए, हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ना. ऐसे तो अखबार 2-3 घंटे पढ़ते रहोगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा. ठीक है, की पॉइंट्स मुद्दे पे आ जाओ. गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है. एलिवेशन क्या है? 1722 है. जी, कोऑर्डिनेट जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो प्रॉपर कोई राजस्थान की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए काफ़ी होगा. लेंथ इसकी 800 किलोमीटर पड़ती है. अरावली ऐसे आपको दिल्ली में एंटर करते हुए दिखते हैं. राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात. ठीक है, ये जाना ज़रूरी है. अरावली कहाँ का रेंज है आपकी? आपकी राजस्थान में है, हरियाणा में है, आपकी दिल्ली में है और आपकी गुजरात में है. ये है अरावली रेंज को लेकर जाना ज़रूरी है हमको कि ये रेंज कहाँ कहाँ पे आपकी मौजूद है. ठीक है, पूरी रेंज में इनहैबिटेबल एरिया जो बेसिकली माउंट आबू है. देखो, अरावली पहाड़ी पे ऐसे कोई नहीं रहता है, बट जो माउंट आबू वाला रीजन है वहाँ पे लोग रहते हैं. ठीक है, या देख लीजिएगा. ये सब कहानी जो है, दीज अरावली द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं. द नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेंज कंटिन्यूस एंड आइसोलेटेड हिल्स एंड रॉकी रिजेस इनटू हरियाणा, दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली रिज है आपकी. दिल्ली अगर आप कभी जाएंगे तो बेसिकली वो अरावली का आखिरी ही पॉइंट है, दिल्ली रिज. ठीक है, ये वाक्य पढ़ लीजिएगा. आगे आते हैं. अब ये तो ऐड है बेसिकली गवर्नमेंट का. ये भी अच्छा दिया हुआ है कि इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट की तमाम योजना दे रखी है. पर्वतमाला प्रोजेक्ट योजना जो है, कनेक्टिविटी पर्वतों की, हिल्स की. और एयर कनेक्टिविटी के लिए देखिए, अब उड़ान स्कीम का जिक्र करा गया है यहाँ पे. सिविल एविएशन और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को लेकर नया टर्मिनल बना रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ऐड करा है. पढ़ लीजिएगा, अच्छा. वैसे इसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा. ये हम देखते हैं. अब यहाँ पे अचानक से ये फ़ोटो कहाँ से आ गई भाई? ये क्योंकि अगला आर्टिकल आपका सिनेमाटोग्राफ बिल को लेकर है, तो अब उसका जिक्र हो ही रहा है तो हमें जाना ज़रूरी है. CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बेसिकली इस समय पूरे भारत में लंबे समय से फिल्म सर्टिफिकेशन में काम कर रही है. अगर कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर कोई मूवी बनाता है तो इसी बोर्ड के थ्रू उसको लाइसेंस दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि वो सिनेमाघरों में, थिएटर्स में या फिर यूट्यूब चैनल्स वगैरह जाए, कहीं पे भी एयर किया सके. इस समय हमें जानना ज़रूरी है कि हु इज़ दी चेयरमैन. इस प्रसून जोशी सर हैं. ये प्रसून जोशी सर इस समय चेयरमैन हैं. CEO कौन है? रविंद्र भाकर हैं. और इसके तमाम मेंबर्स होते हैं, जैसे विद्या बालन भी इसमें मेंबर हैं. इंडस्ट्री के ही लोग होते हैं मेंबर्स इसमें. तो अभी के लिए CBFC न्यूज़ में है सिनेमाटोग्राफ बिल की वजह से. यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि आप और देखेंगे जूम करके. अच्छा, बहुत लोगों को अगर ये कुछ इशू आ रहा हो कि सर आपने लंबा लंबा रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पूरा पेपर जल्दी आ जाता है. अब लैटिट्यूड वाला जो सेटिंग होता है उसमें पेपर को बार बार नीचे करना पड़ता है. जो वर्टिकल सेटिंग होता है इसमें पेपर जो है आराम से रीड हो जाता है. इसलिए मैंने ये वर्टिकल करने का प्रयास करा है. CBFC बेसिकली क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है. ठीक है, अब इसमें क्या ज़रूरी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना. ये जो पॉइंट्स होते हैं प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट में कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं यही सब आपको बाद में बड़ा इरिटेट करेंगे. ठीक है, आगे देखो, ये कौन सा एक्ट है? 1952 का एक्ट है. ये पढ़ लीजिएगा. बोर्ड कंसिडर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ठीक है, अधिकारी होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, तमाम गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं. ठीक है, एंड फंक्शंस विद हेडक्वार्टर्स एट मुंबई में हेडक्वार्टर्स. 9 रीजनल ऑफिसर्स इसके हैं. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक. ये जरूरी पॉइंट है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है. गुवाहाटी.
ठीक है। एडवाइजरी पैनल्स होते हैं इसमें तमाम चीज़ें, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो होता है इसका, ये एक्ट 1952 के अंतर्गत होता है, 1983 के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये ज़रूरी है। पहला क्या कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ध्यान रखना भाई। 9 रीजनल ऑफिस हैं, 9 रीजनल ऑफिस। इसके साथ साथ इसमें बेसिकली सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1952 के अंतर्गत कार्य किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि राज्यसभा ने सिनेमाटोग्राफ में अमेंडमेंट करा है 2023 का। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत इन्होंने जो मेन चीज़ और स्ट्रिक्ट कर दी है, जो जो इसका जिक्र हो रहा है, पनिशमेंट। पनिशमेंट, जी हाँ। अब की बार गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड पेनाल्टीज फॉर पायरेसी इंक्लूडिंग फाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ₹3 लाख अप टू 5% ऑफ ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फिल्म। अब की बार पायरेसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी जो भी गलत काम करते हैं, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। 3 लाख रुपया से लेकर 5% कॉस्ट तक, जितनी पूरी मूवी को बनाने प्रोडक्शन कॉस्ट आई होगी वो भी आपसे वसूला जाएगा। ये पनिशमेंट सख्ती कर दी है इस समय। ये बिल हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सर हैं, श्री अनुराग ठाकुर साहब, इन्होंने ये पेश करा है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का जिक्र किया गया है इसमें। बिल ऑल्सो प्रोविजंस टू अलाउ द सेंट्रल CBFC टू ग्रांट सर्टिफिकेट्स टू फिल्म्स विद परपेचुअली वैलिडिटी बाय डूइंग अवे द 10-year वैलिडिटी पीरियड। अब जो मूवीज़ को देने में वैलिडिटी होती है उसको लेके भी अमेंडमेंट किए गए हैं। अब सर्टिफिकेशन को लेकर देखते हैं यहाँ पे, द अमेंडमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन कैटेगरीज UA7+, UA13+ एंड UA16+। ये अपना अपन को ज़रूरी है। ये सब प्रीलिम्स का पॉइंट्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CBFC इज एन ऑटोनोमस बॉडी विल कंटिन्यू। CBFC क्या एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। ये उनका कमेंट है बेसिकली, तो छोड़िए आप, ठीक है। हिस्टोरिक रिपील, मतलब वो तो भाषण दिया उन्होंने, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये सिनेमाटोग्राफिक बिल को लेकर एक्ट जो बना है यही आपका ज़रूरी है। अगला पॉइंट हम आ रहे हैं। अब सेमी कंडक्टर को लेके हमने बहुत पहले एक ब्लॉग अपलोड करा था, आप उसको जाकर पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, जो BJP गवर्नमेंट है, इन्होंने सेमी कंडक्टर्स को लेके बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है। ये इंडिया को सेमी कंडक्टर हब बनाना चाहते हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। इसके लिए सेमीकॉन एक पूरा आयोजन किया गया था कॉन्क्लेव का, जो सेमीकंडक्टर बनाने से लेके उसका प्रोडक्शन, सेलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री सेटअप, इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को मोटिवेट करा था, ठीक है। एक और आर्टिकल इसमें आया हुआ है ईडी का। ईडी के आपको जानना है कि ईडी को लेकर क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग में जाके देख लीजिएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके जो हमने ये ब्लॉग बनाया हुआ है। इसके अलावा जो जिक्र यहाँ पे हो रहा है वो बेसिकली जिक्र हो रहा है कि ईडी का जो चीफ़ हैं इनका टेन्योर बार बार गवर्नमेंट बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट में खासकर ये कहा गया कि आप लोग को पास क्या कोई और अधिकारी नहीं है जो इनके जगह पद संभाल पाए, जो इनके जगह जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। आप बार बार इनका एक्सटेंशन करे जा रहे हैं, और इसका मतलब क्या हो रहा है कि या तो कुछ पर्सनल गेन हो रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गवर्नमेंट फिशी सी महसूस हो रही है कोर्ट को। इसकी कोर्ट ने कहा भी है, देयर इज़ ओनली 1 पर्सन इन द कंट्री हु इज़ कॉम्पिटेंट टू इनफ टू हेड द ईडी। फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि इस समय ये जो SK मिश्रा सर हैं, ये बेसिकली बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर, ठीक है। इसमें इनका तमाम जो अपने पद पे रह के ऑडिट्स हो गए या ऑपरेशंस हो गए, उनको लीड कर रहे थे, तो अभी इनका उससे कंटिन्यू करना ज़रूरी है। इनको अगर हम पद से हटा देंगे तो शायद वो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाए। हाँ बिल्कुल, ईडी में भी अधिकारी हैं, भारत में से और अच्छे अधिकारी हैं, मगर बात क्या होती है कि एकदम से हटा देना किसी को तो चीज़ों की रनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हाँ ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हम कोई भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। आप यहाँ पढ़ोगे कोर्ट ने क्या कहा है, द एप्लीकेशन will be entered for grant of extension to respondent number 2 and directed that he shall cease to be director of ED with the effect from midnight 15 to 16 September 23। मतलब कोर्ट ने कह दिया भाई इसके बाद अगर बढ़ाया तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि सही बात है, और अधिकारियों को मौका दीजिए आप। अब ये भदोही आर्टिशियंस को लेकर आर्टिकल आया हुआ है। बेसिकली आप जानते हैं कि जो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ है, इसमें जो भी कारपेट से लेके कर्टन से लेके XYZ लगाया गया है, सब इंडिया के अलग अलग कोनों से भारत सरकार ने आर्टिशियन स्किल वर्कर्स को लेके यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन दिलवाया है। ये कारपेट को लेकर आर्टिकल आया हुआ है, हालांकि ये मैं बता रहा हूँ पर्सनल, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा वगैरह जो पहले हाइप करा हुआ था तमाम मैगजीन्स ने और यूट्यूब वीडियोज़ ने, कुछ नहीं आया, कुछ आने वाला भी नहीं है। यूपीएससी जानता है कि 24 घंटे सेंट्रल विस्टा को पढ़े होंगे बच्चे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे पे आएंगे। मुद्दे पे ऐसे आएंगे कि ईडी को लेकर इतनी ध्यान रखना आप कि ईडी का ओरिजिन कब है। ईडी का ओरिजिन है 1 मई 1956, ठीक है। ये काम बेसिकली क्या करती है, ये फेरा, मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के ऑपरेशंस को ये मॉनिटरिंग करती है, भारत सरकार को रिपोर्ट करती है वायलेशंस को लेके। इकोनॉमिकल क्राइम्स जितने हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स, इनको ये देखती है कि कैसे उस गुनहगार को कोर्ट में ला के सज़ा दिलवाई जाए, एक पुख्ता रिपोर्ट बना के। फेरा और फेमा अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो बेसिकली ये जो एक्ट्स हैं, ठीक है, फेरा और फेमा एक्ट्स हैं। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज, फेमा की मैं बात करूं, फेमा का ईयर है 1999, ये ज़रूरी एक्ट है। ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें एक और एक्ट आता है, मैं भूल रहा था, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन दो एक्ट में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूजिटिव जो होते हैं ना, भगोड़े होते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 भी है, FEOA, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट भी है 2018। ये सारे एक्ट मिलके ईडी को जांच करने के लिए अपना दायरा बढ़वा के देते हैं। ये समझ पड़िएगा, जो भी चल रहा है सब कोई यूज़ नहीं है सर, छोड़ दीजिए आप, ये भी छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, सब कहानी चल रही है। स्किप करते हुए आगे आ जाइए। यहाँ पे सेबी को लेके आया हुआ, ये सिर्फ पढ़िएगा, पढ़ाई के अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, बस सेबी जो नियम बदलते रहती है अपने, वो है। अभी ज़रूरी नहीं कि ये इस पर चैलेंज भी होने वाला, नहीं तो कल सेबी में इसको भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आने वाला है। सिनेमाटोग्राफी बिल हमने पढ़ लिया है कि इसका जो मेन बेसिकली टारगेट है वो है पायरेसी को लेकर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग और हेल्पिंग अ पर्सन रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए कोई आप मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे हो बिना परमिशन के उस डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की, तो भैया यहाँ पे अच्छा खासा जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। शोइंग फिल्म्स ऑन टीवी वगैरह, मतलब तमाम जो OTT आ गया है, तमाम प्रकार से जो अब नया एक डिजिटल एडवांसमेंट आ गया है, इसलिए इस इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन टेलीग्राम पे हम देखते टेलीग्राम पे मूवीज़ आ जाती हैं। अब यही खतरा हो रहा है कि मूवीज़ को बनने में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, मगर कोई ना कोई बंदा लीक करके टेलीग्राम पे डाल दे रहा है, कोई व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दे रहा है। इसलिए ये सब कानून लाया जा रहा है कि अगर सर्कुलेशन में आप पाए गए तो आप भी भाई साहब बहुत लंबी जेल जाने वाले हो। आगे आते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स को लेके ही है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा पढ़ो, इन्होंने घूम फिर की वही बातें कही हैं जो मैंने आपको ब्लॉग में बताई हुई हैं सेमीकंडक्टर्स के, उतना कर लो वही काफ़ी है। ये तो कमेंट्री होती रहेगी जो इतने पॉलिटिशियंस हैं इनके द्वारा। अब ये हाल ही में देखिए फॉरेस्ट अमेंडमेंट को लेकर है, ये आपका आर्टिकल दिया हुआ है। फॉरेस्ट लॉ में जो अमेंडमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जिक्र हो रहा है यहाँ पे।
ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये सब ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होते रहते हैं हटते रहते हैं, होते रहते हैं हटते रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेन आया वो ये अच्छा है, आयुष्मान भारत का, ठीक है। चलिए अगर एक बार आप चाहो तो मैं फिर से बता दूँ कि उसमें मुद्दा क्या है, कि तो मैं और जूम करता हूँ। At least from 1970s, there has been growing realization of both the environmental damage that humans are collectively causing and the impact of it having on lives. वाइल्ड फायर्स वगैरह आ रहे हैं, इंटेंस हीट वेव वगैरह, ठीक है, प्री मेच्योर डेथ, बीमारियां बढ़ रही हैं जंगलों में, ठीक है। डीपली कंसर्न विद गवर्नमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट बिल 23, ठीक है, which was passed in Lok Sabha earlier this week, with only 21% of India's land area having a forest cover, and even more worryingly, 12.37% intact a natural forest. We have long way to meet a 33% forest cover target. देखो ये ज़रूरी है, ये अपन को एक लाइन मिल गई ना लिखने के लिए मेंस में। Additionally, the most biodiversity-rich part of the country, the northeastern states, show a net decline of 3199 square kilometer of forest. ये डेटा बोलो, डेटा कहाँ से ना, डेटा ये आपके पास है, फॉरेस्ट डेटा ये रहा, ठीक है ना। अब नॉर्थ ईस्ट में डाउन चल रहा है। मच ऑफ द मार्जिनल इंक्रीज इन फॉरेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल प्लांटेशन एंड अर्बन पार्क्स। वही फॉरेस्ट में अब कमर्शियल प्लांटेशन बना दिए गए हैं, अर्बन पार्क बना दिए गए हैं। दीज कैन नॉट रिप्लेस द इकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म बाय इंटैक्ट नेचुरल इकोसिस्टम्स। तो इसमें जो ऑथर है आपका बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कैसे फॉरेस्ट का इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है, और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 along with Supreme Court's 96 order in Tamil Nadu, Godavarman versus Union of India, have provided a strong basis for the protection of natural ecosystems. What is required and more effective implementation? Why try fix something which is not broken? My broad concerns are reclassification of forest areas, exemption for projects near border areas. अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, नए अमेंडमेंट्स को लेकर या नए बिल को लेकर फॉरेस्ट एरिया में प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, जू सफारी पार्क दुनिया भर का टूरिज़्म करने के लिए कुछ ना कुछ ढीलापन करा है कि जंगलों में और काम हो सके कमर्शलाइजेशन वाला। इसको लेके ऑथर ने यहाँ पे बातों को टोका है। फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड एज ऑफ अक्टूबर 1980, आई फीयर दैट अमेंडमेंट विल इनवैलिडेट सुप्रीम कोर्ट 1986 जजमेंट, ठीक है, जो गोदावर्मन वाले जजमेंट दिया गया था उसको लेकर। द कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड दैट द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एज अ डिक्शनरी डेफिनेशन, expanding the purview of FCA overall forest and not restricting it only to officially declared tracts. If these areas are declassified, it will result in the thousands of square meters forest losing legal protection. The scale of political disasters is humongous, as 1,97,159 square kilometer forest lie outside recorded forest areas. फॉरेस्ट क्लियरेंस तमाम प्रकार के गवर्नमेंट ने इसमें करा हुआ है। Our natural ecosystems play a crucial role in buffering against increasingly unpredictable weather patterns. The loss of natural ecosystems will result in great human displacement. A zoo या सफारी पार्क कोई जंगल नहीं होता है, ठीक है ना। Scientists trying to understand how these functions, zoos and safari park, are built by humans with objectives of extensive conservation, education and recreation. It is absolutely impossible to clear and by implication destroy natural ecosystem built by them. While ecotourism can be important auxiliary activity to generate employment, अब इको टूरिज्म को लेके भी कहा गया है कि ठीक है वो एक बार को जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे हैं लोग उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, साथ ही साथ फॉरेस्ट में पॉजिटिव कनेक्शन के लिए भी मोटिवेट कर रहा है टूरिस्ट को। बट स्टिल ये कहना चाहते हैं कि यार उसको जंगल को जंगल की तरह छोड़ दो। ये सब अमेंडमेंट ला के या कोई नया प्रकार का क्लासिफिकेशन करके आप कहीं ना कहीं नेचुरल उसका जो ओरिजिन है उससे आप खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। आगे आ रहे हैं अपन लोग। ये जो बेसिकली चल रहा है फ्रॉम द किंगडम टू द किंग, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, मगर अभी काम करनी है थोड़ी इसको आप। ये वाला जो आर्टिकल था ये इसमें हम बीच में मिस हो गया था। ये आर्टिकल बेसिकली आयुष्मान भारत को लेके है। आयुष्मान भारत जो PM जय है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि बहुत बड़े स्तर पे इतने बड़े देश में चली और जो कि बहुत पॉजिटिव योजना भी है। जन आरोग्य योजना को लेकर जो इसमें जिक्र करा गया है वो ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेसिकली ये जो टारगेट है इसका, इट इज़ टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है ना। हेल्थ कवरेज कैसे,
इट हाईलाइट्स द की रोल ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ मेडिकल पैकेजेस, मतलब जो भी खर्चा होगा आसान भाषा में इट विल बी बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एक आयुष्मान हेल्थ कार्ड बन जाता है, उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से आप गवर्नमेंट को ही जो भी आपका खर्चा इलाज में आया है वो पे करने के लिए कह देते हैं। जो सन 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी PMJ की, एंड इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली। बट उस रनिंग को लेकर ही आर्टिकल आया हुआ है। आर्टिकल क्या आया हुआ है कि इस समय contrary to public perception, the time taken to settle claims in public facilities was not unduly high. Of the claim registered across all facilities, 54% were settled. मतलब 50% सेटलमेंट रेशियो इसमें है, जो भी क्लेम लिए जाते हैं वो 50% सेटलमेंट हो जाता है। और एवरेज 21 डेज़ के अंदर अंदर जो भी क्लेम कोई ले रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस वाला, वो भी गवर्नमेंट इसको क्लियर करवा रही है। आगे देखेंगे इसमें अगर कि यहाँ पे जो इसमें जिक्र कर रहे हैं ये ऑथर, इसमें ये कर रहे हैं कि सेटलमेंट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल एक्टिविटीज़ और पेशेंट एंड फॉलोइंग। डॉक्यूमेंटेशन वर्क इसमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत से हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ या फिर मेडिकल पर्सनल जो हैं इसमें बचते हैं। ठीक है, clinical activities of the patient and follow-up queries raised by the state level agencies on the submitted claims. The relatively high share of unsettled claims in public facilities suggests that either the personnel in the facility could not provide the record documentation within the designated period or did not take an active interest in following up with the queries. वही बात है ना कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बेसिकली हॉस्पिटल की तरफ से भी लापरवाही की जा रही है। इसमें जिक्र करा गया है आरोग्य मित्र का। आरोग्य मित्र बेसिकली अपॉइंट किए गए थे भारत सरकार द्वारा कि इनका काम क्या होगा, इन योजनाओं को और बढ़िया प्रमोट करना, हॉस्पिटलों में मदद करना पेशेंट्स की, जो कि कामयाब रहा। आरोग्य मित्रों ने बहुत सक्सेसफुली जो भी उनको काम दिया गया निभाया है। ठीक है, इस सॉर्ट ऑफ ये केयर टेकर हैं और PM योजना के, ये पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा कि PMJ योजना बेसिकली क्या है। फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, लगभग 5 लाख तक का कवर हो जाता है इसमें, 5 लाख तक का कवर होता है इसमें। ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रेशियो है, 60-40 है नॉर्मल स्टेट्स में, और नॉर्थ ईस्ट में 90-10 है। इसके अलावा ये सब आर्टिकल वगैरह मत पढ़िएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये इस योजना का एक सॉर्ट ऑफ एक फ्रेमवर्क है। PMJ योजना, क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, comprehensive capacity building through increased investments, outlay of 64,000 crores। ठीक है, कोल को लेकर यहाँ पे दिया गया ग्लोबल कोल कंजप्शन इन 22 was all time high। ग्लोबल कोल कंजप्शन हिट a record high in 22 will stay near the levels year। मतलब कोई कोल प्रोडक्शन बढ़ी है भारत में इस समय। ठीक है, 8.3 बिलियन टन्स, ग्लोबल कोल डिमांड 4.7 बिलियन टन्स की थी। अपन ऊपर चल रहे हैं बहुत अभी। ठीक है, 70% of world coal consumption could be accounted for by China and India in 23। 70% सप्लाई भारत से ही हो रहा है इसका। ये पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो कोल प्रोडक्शन को लेके कोल मिनिस्ट्री का डेटा आया हुआ था जो हमने कवर करा हुआ है ये कोल प्रोडक्शन वाले ब्लॉग में। ये सब मिस कर दिए। कोई टाइफून डोक्सरी के बारे में देखिए कहाँ पे आया हुआ है। टाइफून डोक्सरी बेसिकली ये कम्यूटर्स वेट थ्रू अ फ्रेड स्ट्रीट आफ्टरमैथ टाइफून डोक्सरी इन वेनेजुएला फिलीपींस ऑन थर्सडे। वेनेजुएला नहीं, वेनेजुएला है। ठीक है ना, वेनेजुला। ठीक है, ये सिनीड ओकॉनर के बारे में आए हुए बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखो डायरेक्टली सिर्फ स्टेट स्पीसीज में काम आ जाएगा कि भी पूछ लिया आपसे कि हाल ही में इनका ये निधन हुआ, ये कौन से देश की थी। PMJ योजना को लेकर यहाँ पे दिए हुए है, आप पढ़ लीजिएगा इसे एक बार अपने आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होता है। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी नीचे वाली कहानी सब ये मन का तो पढ़ा करो, नहीं मन का पढ़ा करो। ये सब अड्डा जो कॉन्वर्जेशन होता है ये इतना कुछ बढ़िया नहीं आता, सब ऐसे ही है। क्रिकेट से भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा क्या अच्छा लगा इसमें आपको। देखिए, लंबी बनाएंगे तो घंटों घंटों लग जाएंगे, कोई देखता भी नहीं है लंबी लंबी वीडियोस को। शॉर्ट में जो मेन टारगेट अपना ये है कि आपको पेपर को जो डर बैठ गया है पेपर खोल के बैठने वाला, वो ख़त्म करना है। ठीक है, पेपर जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी आपका काम भी होगा। अब 2-2 घंटे की वीडियो बना दीजिए, वो कोई देखता है नहीं। और कोई देखना देखे 2 घंटे की वीडियो में, फिर बात क्या हो रही है कि आपको खुद ब्रेन वर्क नहीं करते हो। अब इसको कैसे हेल्प लोगे
कि आप अपना न्यूज़पेपर जो करते हो उसे एज इट इज़ करते रहो न्यूज़पेपर को, ठीक है। क्या पढ़ना है उसमें, क्या नहीं पढ़ना है, वो आप वीडियो के माध्यम से जान जाओगे। इसके बाद फिर से वापस जाओ अखबार। यूपीएससी जिस हिसाब से इस समय काम कर रहा है, यूपीएससी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये टारगेट कर रहा है कि स्टूडेंट जो है अपने आप अखबार पढ़ें, ना कि कोई यूट्यूब पे जाके देख के 2-2.5 घंटे की वीडियो से पढ़ें। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, हर कोई अपना काम अच्छा कर रहा है। मेन चीज़ है कि अखबार पढ़ के आपको अपने अंदर नॉलेज सोर्स बढ़ाना है, ठीक है ना, आपके अंदर कंटेंट बढ़े। अखबार आप ही पढ़िए, वीडियो का सहारा लीजिए, ठीक है। एक एनालिसिस है ना ये, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक एनालिसिस है, और एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ एक एनालिसिस करना, ठीक है। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी भी एक बार आप खुद ही पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये कहीं ना कहीं मैंने आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास करा है। बाकी अभी जो आज की है 29 तारीख की, और जो अभी आगे आने वाली डेट्स हैं उन सब की 30 की भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाद में इसको हम रेगुलर रखेंगे, 1 तारीख से इसको हम रेगुलर रख रहे हैं, 1 तारीख से, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अखबार खुद ही पढ़ो। न्यूज़पेपर जो है, सेल्फ रीडिंग इज़ द बेस्ट। सेल्फ रीडिंग करो अखबार की, वीडियो का सहारा लो, एनालिसिस को देख लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे।